हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक देख लिया था। मैंने आपको बताया था जब दो कणों के मध्य द्रव्यमान केंद्र पता करना हो तो अपन लोग ये वाला फॉर्मूला तो अपन आरसीएम वाला यूज़ में लेते हैं, राइट। बट जब आपको दूरी पूछे कि एक कण से द्रव्यमान केंद्र कितना दूरी पर है, मतलब अगर R1 पूछे तो R1 के लिए ये फॉर्मूला लगाया था। अगर R1 पूछे तो यहाँ पर द्रव्यमान किसका यूज़ होगा, दूसरे वाले का, ठीक है। तो M2 अपॉन कुल द्रव्यमान। और अगर R2 पूछे तो R2 बराबर M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू डी, ठीक है। डी क्या है यहाँ पे, अंतराण्विक डिस्टेंस। तो देखो, एक बार आपने क्वेश्चन में ये पहचान लिया ना कि आपसे पूछा क्या गया है, उसके बाद में क्वेश्चन करना टफ नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने गिनती के 2-3 फॉर्मूले देखे हैं, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। HCl में दो परमाणुओं के मध्य की जो दूरी है वो 1.24 एंगस्ट्रॉम है। तो हाइड्रोजन से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पता करो। आपको पता होगा HCl के अंदर Cl बड़ा है, N छोटा है, ठीक है। तो 1.24 एंगस्ट्रॉम है, तो हाइड्रोजन से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पता करो। अब देखो, हाइड्रोजन के लिए जो मास होता है वो 1 होता है और क्लोरीन के लिए 35.5 होता है, ये ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये तो इनका अणुभार लिखा हुआ है ना। तो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है और क्लोरीन के लिए कितना होता है, 35.5 एटॉमिक वेट है, आई थिंक ये। तो M1 और M2 लिखा हुआ है, ठीक है। और डी डिस्टेंस आपको गिवन ही है क्वेश्चन में, 1.24 एंगस्ट्रॉम। अब R1 के लिए अब आपसे ये ध्यान रखना, पूछा किससे, तो हाइड्रोजन से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पता करो, ठीक है। इसको R1 दे दो, इसको R2 दे दो, इसका मतलब आपसे ये R1 पूछी गई है। तो R1 के फॉर्मूले में क्या करते हैं, जो विपरीत जो दूसरा वाला है, मतलब यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन का वेट ऊपर लिखा जाता है, इसके बाद में कुल वेट लिखा जाता है। तो 35.5 अपॉन 1.35.5 इंटू 1.24, क्योंकि यही फॉर्मूला देख बताया था ना मैंने आपको, ये वाला, ठीक है। तो ये वाले दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और इजी भी हैं करने के लिए। अब आपने देख लिया आंसर क्या आया, 1.2 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड के दो परमाणुओं के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है, 1.11 एंगस्ट्रॉम। तो ऑक्सीजन से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करो। ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको HCl दे रखा था, वैसे ही यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन दे रखा है, ठीक है। कार्बन के लिए जो द्रव्यमान है वो M1 बराबर 12 होता है और जो ऑक्सीजन है उसके लिए कितना होता है, 16 होता है। ये तो आपको पता ही होगा। इनके बीच में दूरी 1.11 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, ठीक है। और अब आपको इसमें क्या पूछी है, ऑक्सीजन से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति है ना, ऑक्सीजन से पूछा है। तो आपने अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इसको R1 माना और इसको आपने R2 माना है और ये कंप्लीट डी है, तो आपको पता चल गया होगा आपसे पूछा क्या, आपसे R2 पूछी गई है, ओके। तो R2 पूछी है ना, तो R2 बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, M1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ पे किसका द्रव्यमान लिखोगे आप, कार्बन का। तो कार्बन का द्रव्यमान 12, ठीक है, मतलब कार्बन का मास लिखा आपने। और R2 मतलब M1 प्लस M2 में क्या आएगा, इनका कुल। तो 12 प्लस 16 यहाँ पे लिख दोगे। और डी आपको क्वेश्चन में गिवन ही है 1.11, तो 1.11 और आंसर आ गया 0.47 एंगस्ट्रॉम। अब देखो, ये तो आपसे R2 पूछा इसलिए आपने ये निकाल दिया, आपने अब R2 निकाल दिया है ना। अगर बाई चांस आपसे R1 पूछ ले, मतलब क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लेते और बोल देते कि हाइड्रोजन से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करो, तो आप R1 डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। बट अगर R2 निकाल लिया तो कोई बात नहीं, आप क्या करना, आपको पता है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये पूरी दूरी है वो कितनी है, ये D है, राइट। और ये कितनी है, ये R1 है और ये R2 है। अगर आपको R1 R2 में से एक भी मिल गया तो आप D में से माइनस करके दूसरे का पता लगा सकते हो ना। इसी वजह से बताया आपको कि थोड़ा सा अगर घुमा के पूछ ले तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आपने सब पढ़ा है, ओके, आप अच्छे से कर लोगे। अब देखो, इसके बाद में आपको अभी तक मैंने ये चीज़ें बताई हैं जो आपको याद रखनी है। R1 अपॉन R2 बराबर M2 अपॉन M1। ये क्यों आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि R जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 अपॉन M के, ठीक है। इसी वजह से ये वाला फॉर्मूला निकाला था अपन ने। R1 अपॉन R2 बराबर M2 अपॉन M1।
अब अगर आपसे R1 पूछिए तो R1 का फॉर्मूला हो जाएगा M2/M1 प्लस M2 इंटू डी, ठीक है। और अगर आपसे R2 पूछिए तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा M1/M1 प्लस M2 इंटू डी। आप जो मैं ये बताऊँ ना आपको कि ये फॉर्मूले याद रखने, ये आप अपने एक पेपर में नोट ज़रूर कर लेना, ताकि आपके इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएं, ठीक है। क्योंकि अगर ये टॉपिक आपने कहीं से कर भी रखा हो तो भी कोई बात नहीं, आपके शॉर्ट नोट्स बनना तैयार ज़रूरी है ना, इसीलिए। अब देखो सदिश के बारे में हमने इतना पढ़ा है, सदिश सदिश सदिश, है ना, होता क्या है वो देख लेते हैं। तो जिसका परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, तो परिमाण मतलब सदिश बोला जाता है, मतलब ऐसी राशि जिसका परिमाण होता है और जिसकी दिशा भी होती है। और इसको कैसे शो करते हैं, वेक्टर से शो करते हैं। तो ध्यान रखना, वेक्टर का ये जो आगे वाला निशान है ना, तीर जैसा, ये तो दिशा को बताता है, बट ये जो पूंछ जैसा है ना, इसका तीर का पूंछ है ना, ये परिमाण बताता है, ठीक है। मतलब ये सीधी रेखा परिमाण बताती है, और ये जो है ये बताती है आपको दिशा। यार पहले से लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है अभी यहाँ पे। और दिशा भी मतलब दिशा को भी बताता है, ठीक है। अब आर को मतलब जैसे आर के लिए अपन ने लिखा है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है। तो एकांक सदिश, ठीक है, पहले सबसे पहले एकांक सदिश के बारे में जानते हैं। तो एकांक सदिश जिनका परिमाण एक होता है उनको एकांक सदिश कहते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स की दिशा निश्चित कर रखिए, जो एक्स है वो इसी दिशा में होगा, वाई इस दिशा में, जेड इस दिशा में। आपने ये निर्देशांक वाला तो ये जो तंत्र है, सिस्टम है, ये तो आपने बहुत टाइम से पढ़ा होगा, राइट। ये तो हर जगह आता है। अगर आपने कोई ग्राफ भी बनाया है तो भी एक्स वाई जेड का यूज अपन ले लेते हैं। तो एक्स वाई जेड एक्स में दिशा निश्चित कर रखी है। एक्स अक्ष में दिशा आई आई कैप और आई कैप से, वाई अक्ष में दिशा जेड कैप से, तथा जेड अक्ष में दिशा जो है वो के कैप से बताते हैं। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या बता रहे हैं कि दिशा को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एक एक्स अक्ष में कि एक्स एक्स में दिशा क्या होगी, वाई एक्स में दिशा क्या होगी और जेड एक्स में दिशा क्या होगी। इसके बाद में आई कैप, जे कैप, के कैप एकांक सदिश है। क्यों है एकांक सदिश? क्योंकि इनका परिमाण हमने बताया कि 1 होता है। यह ओनली दिशा को बताते हैं, इनका परिमाण 1 होता है, ठीक है। वही सेम चीज़ लिख दिया। अब देखो आर वेक्टर को अपन 2 प्लस 3 प्लस 4 ये आपको कोई यूनिट मतलब आपको कोई वैल्यू दे रखी है आर वेक्टर बराबर, राइट। और आपसे इसका परिमाण पूछ लिया, तो परिमाण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि ये आपको पता है, ये 2 3 4 क्या है, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है। तो परिमाण निकालते हैं तो आज जिसका परिमाण निकालना होता है उसका मोड लगा देते हैं, इसको मोड कहते हैं, ऐसे वाले चिन्ह को, ठीक है। और आर वेक्टर बराबर जब आपको ये x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की वैल्यू 3 दे रखी है और z की वैल्यू 4 दे रखी है, तो क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके इनका वर्ग लेकर इनका रूट ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखना, जब किसी भी राशि का परिमाप निकाला जाता है तो एक्स वाई जेड का वर्ग करके उसका रूट ले लिया जाता है। जैसे मैंने बोला ऐसे एज इट इज़ आप 2 बार बोलोगे तो आपको याद रह जाएगी ये चीज़ें, कोई इतनी टफ नहीं है और आपको बहुत ईजी वे में समझाया जा रहा है। देखो मैंने वैसे थ्योरी सेशन लेना बंद कर दिया, बट अगर आप लोग किसी भी टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो मैं पक्का करवा दूंगी। और फिजिक्स तो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि फिजिक्स 1-2 बच्चे तो कम से कम देख ही रहे हैं। मैंने देखा था कि 1-2 बच्चे पूरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके साथ धोखा नहीं कर सकते, राइट। वो एक उम्मीद के साथ में जुड़े हैं। तो फिजिक्स जितनी होगी मैं आपको करवा ही रही हूँ, और जैसे करवा रही हूँ वैसे ही चलता रहेगा, ओके। किसी भी स्थिति सदिश का परिमाप ऐसे ही बताते हैं, ये मैंने आपको अभी बता दिया था। मतलब आपको परिमाप पूछे पर ध्यान रखना वो स्थिति सदिश होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे वही M1 और M2 ले रखा है, M यहाँ पे M2 यहाँ पे है ना, और इसका द्रव्यमान केंद्र ये रहा। तो मूल बिंदु से M2 के बीच की दूरी R2 दे रखी है, मूल बिंदु से M1 की दूरी R1 दे रखी है, और जो ये वाली डिस्टेंस है वो RCM दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र है। अब आपको M1 की वैल्यू दे रखी है और M2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। RCM की भी बता रखी है कि इनकी स्थिति बता रखी है कि ये किधर है। तो जो M2 है वो कहाँ पे है, X2 I कैप पे प्लस Y2 I J कैप प्लस Z2 K कैप पे। M1 कहाँ पे, X1 I कैप पे, Y Z J कैप पे प्लस Z K कैप पे। और RCM कहाँ पे है, RCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप, ठीक है।
तो आपको ये वाला फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था, याद रखना ही है हर हाल में कि RCM बराबर M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि समेशन MI है ना, I बराबर 1 से N और अपोन समेशन I बराबर 1 से N और MI, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर 3 कण हो गए तो M1 प्लस M2 मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा। तो मतलब N कणों का निकाय है, तो N कणों के निकाय के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो। क्योंकि ना आपको क्या पता है एन कण कितने दे रखे हैं, हो सकता है 3 दे रखे हो सकता है 4 दे रखे हो, राइट, हो सकता है 5 दे रखे हो। तो कहने का मतलब यही है कि आप एन आई बराबर 1 से एन से शो कर देते हैं, तो जितना भी होगा उनका पूरे का योग यहाँ पे करेंगे। और ऊपर तो आपको पता है MI RI दे रखा है, ठीक है। अब देखो डेल RCM क्या होता है, तो मान लो कि पहले ना ये इसी के अंदर समझा देती हूँ आपको कि पहले ये M2 यहाँ था तब R2 दूरी यही थी। मान लो M2 थोड़ा सा खिसक गया इस तरफ, है ना, तो अब R2 कुछ चेंज हो जाएगी ना, और M1 मान लो इधर खिसक गया तो अब R1 कुछ चेंज हो जाएगी, है ना। तो अब M1 और M2 खिसका तो RCM ऑब्वियस है कहीं ना कहीं खिसकेगा, है ना, द्रव्यमान केंद्र भी, क्योंकि ये द्रव्यमान केंद्र तो इन दोनों की दूरी पे तो डिपेंड करता ही है ना कि किस तरफ है। आपको बताया था ना मैंने कि ये द्रव्यमान केंद्र उधर ज़्यादा होता है जिसका मास ज़्यादा होता है, और अगर सेम वेट के हों तो फिर मूल बिंदु ही द्रव्यमान केंद्र होता है। अगर आपने लेक्चर 1 देखा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा मैं आपको क्या बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो मैं ये कह रही थी इसके अंदर जो है वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको पता है ये डेल का क्या मतलब है, डेल R1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है पहले जो था वो और उसमें से जो नया बन गया वो, है ना, मतलब चेंजेस पूछा जाए ना आपसे, सवाल की लैंग्वेज देखना। खैर फॉर्मूला तो याद रह ही जाएगा क्योंकि वही फॉर्मूला है। आप RCM बराबर M1R1 प्लस M2R2 अपन M1 प्लस M2 भी याद होगा तो काम चल जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना आपको चेंजेस दिए हैं, राइट, तो चेंजेस दिए इसीलिए M डेल R1 प्लस M2 डेल R2 अपॉन M1 प्लस M2 चेंजेस दिए, इसी वजह से चेंज पूछा इसलिए आप डेल लगाओगे आगे, ठीक है। और ये मतलब कैसे लोगे वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कि माइनस करके। अब आगे देखते हैं। देखो किसी भी कण के निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो स्थिति सदिशों का उनके द्रव्यमानों के अनुसार मध्यमान होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको अभी बता दिया था कि किसी भी कण के निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो स्थिति सदिशों का उनके द्रव्यमान के अनुसार मध्यमान मतलब मीन वैल्यू होती है, ठीक है। तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता, ये आपको पता है, मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है कि आप चाहे राजस्थान में रहो या दिल्ली के अंदर रहो या इंग्लैंड जाके रह लो, अगर आप 50 किलो के हो तो 50 किलो के ही रहोगे, है ना। द्रव्यमान चेंज नहीं होता, भार चेंज होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। सदिश राशि में परिवर्तन आता है, जो सदिश राशि है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर आपको मेरे एग्जांपल अगर कंफ्यूज करे ना तो टेंशन ना लो, ये जो आपको दिख रहा है ना नोट्स में लिखा हुआ है ये बहुत ही सही जगह से उठाया हुआ है, इसमें डाउट की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है। जो लिखा हुआ है वो एज इट इज़ करेक्ट है। कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा होता है कि बाई चांस मैं गलत बोल जाऊँ तो आप नोट्स में जब पढ़ाती हूँ तो ये तो देख सकते हो ना कि ये लिखा हुआ है, तो इतनी समझदारी तो होनी चाहिए, ठीक है, कि हो सकता है जल्दबाजी में मैम के मुंह से गलत निकल गया हो, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ, राइट, आपको पढ़ाती हूँ वो बात अलग है, बट गलतियाँ किससे नहीं होती। तो अगर आपको कभी लगे तो कोई ना आप बैक करके नोट्स देख लिया करो, क्योंकि नोट्स तो मैं आपको साथ के साथ पढ़ा ही रही हूँ ना। आप चाहो तो इनको साथ ही साथ कॉपी भी कर सकते हो ताकि आपका रिवाइज हो जाए बहुत अच्छे से, आपके पास में नोट्स तैयार हो जाए, क्योंकि ये बाकी में बहुत अच्छे नोट्स हैं। और मैंने ये फिजिक्स वाले सेशन सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि इससे बच्चों का रेस्पॉन्स मुझे मिला है, और ज़्यादा तो नहीं बट हाँ 6 बच्चों ने तो पूरी वीडियो देखी है, मतलब 100 व्यूज़ है इसके फर्स्ट लेक्चर पे, आपने नोटिस किया होगा। और बट देखी कितनों ने, 6 बच्चों ने ओनली पूरी देखी है। तो इसी वजह से अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स ठीक रहता है तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज दृढ़ पिंड खत्म होने के बाद में आपको नेक्स्ट टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है, पहले ही बता देती हूँ।
और आपको पता होगा जो दृढ़ पिंड है वो फिजिक्स का बहुत टफ टॉपिक है आपके सिलेबस में जो दे रखा है उसमें से। तो अगर दृढ़ पिंड आप अच्छे से कर लेते हो, उष्मागतिकी अच्छे से कर लेते हो और स्थिर वैद्युतिकी वगैरह, तो आपको पता होगा जो फिजिक्स के सिलेबस में जो लास्ट के 3 टॉपिक है, नाभिक के विखंडन वगैरह, अर्धचालक वगैरह, वो इतने टफ टॉपिक नहीं है। ठीक है, वहाँ से सवाल इजी आते हैं, वहाँ से सवाल आप कर भी सकते हो। बट अगर टफ टॉपिक में आपको हेल्प चाहिए और आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं आपको वो इजी वाले टॉपिक पढ़ाऊंगी तो वो तो कन्फर्म 100% मतलब समझ आएंगे ही आएंगे। बट मुझे इन वीडियोज़ के नीचे कमेंट चाहिए कि मैम समझ में आ रहा है और हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो सदिश राशि में परिवर्तन आता है डेल RCM बराबर M1 डेल R1 प्लस M2 डेल R2 अपॉन M1 प्लस M2। तो आपको पता है द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, इसी वजह से M1 और M2 इनके आगे डेल नहीं लगा हुआ है। बट जो सदिश राशि है उसमें चेंज आता है। यहाँ पे सदिश राशि क्या थी, R को अपन वेक्टर लिखते थे ना, तो इसी वजह से ये सदिश राशि है और इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ये जो लेब असिस्टेंट का पेपर हुआ था 2018 वाला, उसमें एक सवाल पूछा गया था, है ना। पहले आप सवाल देख लो अच्छे से कि 2 कणों के निकाय की अवधारणा कीजिए जिनके द्रव्यमान क्रम से M1 व M2 है। यदि M1 कण को D दूरी से खिसका दिया जाए तो M2 कण कौन सी दूरी से खिसकाया जाए जिससे कि द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित रहे। देखो चेंज पूछा ना, मैंने आपको बताया था ना कि बाई चांस M1 थोड़ा खिसक गया तो M2 ऑटोमेटिकली खिसकेगा और उसकी वजह से द्रव्यमान केंद्र तो वैसे ही बदलना है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर M1 को खिसका दिया है ना, ये वाली बताई थी ना मैंने आपको कि यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M2 है, ये RCM है। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र हो गया। अगर M1 खिसका, है ना, इन्होंने इसको तो खिसका दिया, बट ये बोलते हैं कि M2 का हम द्रव्यमान केंद्र को नहीं खिसकाना चाहते, इसको हम अपरिवर्तित रखना चाहते हैं। ठीक है, तो M2 कण से मतलब M2 कण को कौन सी दूरी से खिसकाया जाएगी जिससे द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित है। इनका मेन टारगेट है इस द्रव्यमान केंद्र को यहाँ से हिलने नहीं देना है। ठीक है, बीच में है तो बीच में ही रखना है। तो इन्होंने बोला M1 को तो खिसका दिया, बट अब M2 को किससे दूरी से खिसकाएं कि ये एज इट इज बना रहे। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे थे आपको T M1 M2 D और M2 अपॉन M1 D और M1 अपॉन M1 प्लस M2 D। तो ये अपना सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो देखो डेल RCM बराबर, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, M1 डेल R1 प्लस M2 डेल R2 अपॉन M1 प्लस M2। देखो मैंने पहले भी बताया था कि फिजिक्स नोट से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि मुझे आपको पढ़ाने में कम टाइम लगे और आपको पढ़ने में कम टाइम लगे। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स आपको भी पता है कि थोड़ी थोड़ी ही समझ में आती है और अगर आपको सॉल्यूशन साथ में मिल जाएगा तो आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, आप आराम से आंसर देख के समझ सकते हो अच्छा मैंने कहाँ गलत सोचा था। ठीक है, इसीलिए मैं साथ के साथ करवा रही हूँ। तो देखो डेल RCM बराबर M1 डेल R1 प्लस M2 डेल R2 अपॉन M1 प्लस M2, ये हो गया, है ना, फॉर्मूला था आपका। इसके बाद में देखो इन्होंने बोला है अपरिवर्तित रह जाए, मतलब जो डेल RCM है वो जीरो ही रहेगा। इन्होंने बोल दिया कि द्रव्यमान के अंदर एज इट इज़ रहना चाहिए। आपको इनडायरेक्टली लैंग्वेज में ही बता दिया कि RCM की वैल्यू जीरो है। जिस बच्चे ने ये पकड़ लिया कि इसके अंदर RCM बराबर जीरो है उसके लिए अब हलवा है ये सवाल, क्योंकि RCM बराबर जीरो लग दिया। ठीक है, M1 D प्लस M2 डेल R2 अपॉन M1 प्लस M2, क्योंकि आपको R1 दे रखी है कि D दूरी से खिसका है तो D वाला। ठीक है, तो इसको आपने M1 M2 को इस तरफ लेके गए तो जीरो से जो भी टकराएगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो M1 D प्लस M2 डेल R2 बराबर जीरो। अब M2 डेल R2 बराबर इसको इस तरफ लेके गए तो क्या हुआ, माइनस M1 D, है ना। तो डेल R2 बराबर क्या आ गया, माइनस M1 अपॉन M2 D। अब देखो ये स्थिति सदिश है, राइट। और परिमाण निकालने पर क्या बताया था मैंने कि ऐसे मोड़ लगा देते हैं तो फिर नेगेटिव हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे अपन लोग दिशा की बात कर नहीं रहे, है ना, तो माइनस हो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि अपन लोग क्या करते हैं, मोड़ लगा देते हैं, मोड़ के बाद में सभी प्लस ही है। इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा M1 अपॉन M2 इंटू D। अब देखो
आर वेक्टर के लिए आप अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोग इस फॉर्म में लिखोगे कि x1 आई केप प्लस y1 जे केप प्लस z1 के केप। मैंने बताया था आई केप जे केप के केप क्या करते हैं, तो ये एक्स एक्स पे वाई एक्स पे और जेड एक्स पे दिशा को डिनोट करने का काम करते हैं। और ये एकांक सदिश होते हैं, ये भी बताया था ना, क्योंकि इनका परिमाण जो होता है वो 0 होता है। तो R2 के लिए x2 आई के प्लस y2 जे के प्लस z2 के केप होगा। RCM बराबर XCM आई के प्लस YCM जे के प्लस ZCM के केप होगा, ठीक है। और RCM बराबर M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। आपको अभी तक जितना भी करवाया है उसमें से सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखने वाले हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये एज एक तरह से सारांश हो गया, ठीक है। ये इसका सारांश है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था M1 R1 वगैरह वाला, वहाँ पे भी बताया था कि सार के नाम पे आपको 3 फॉर्मूले याद करने, वो कौन कौन से थे एक बार रिकॉल करो अपने माइंड में, थोड़ा सा जोर डालो। तो मैंने बताया था R1 अपॉन R2 बराबर M1 अपॉन M2, ठीक है। क्योंकि क्या बताया था मैंने कि R जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है मास के, इसी वजह से याद रखना R1 अपॉन R2 लिखा है तो दूसरी तरफ क्या आएगा, M2 अपॉन M1 आने वाला है, ओके। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको डिस्टेंस निकालना बताया था कि अगर R1 पूछा हो तो उसका विपरीत लिखते हैं। R1 बराबर, अगर R1 पूछिए तो आप M2 का यूज़ लोगे तो M2 अपॉन M1 प्लस M2 और इंटू D करना है। बट अगर आपसे R2 पूछिए तो R2 पूछिए, मतलब M2 की बात तो करनी है ही नहीं, तो M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू D, ये 3 फॉर्मूले बताए थे। मेरे को भी तो आपको पढ़ाते याद हो गए ना, तो आप लोगों को याद कैसे नहीं हो सकते। आपको मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर बायो का लेक्चर लिया है या केमिस्ट्री का लिया है, मैंने बहुत फास्ट पढ़ा है, फास्ट चल रही हूँ, बट यहाँ पे नहीं चल सकती, ये फिजिक्स रह गई। मैं अभी बना भी दूँ क्या मतलब है, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इसी वजह से आराम से चल रहे। बट आप अपने कीमती समय में से 30 मिनट निकाल के प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, देख लिया करिए, ताकि थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बना रहे वीडियोस बनाने का, ठीक है। वरना मेरा वीडियोस बनाने से भरोसा उठता जा रहा है अब। और अगर आपकी इससे हेल्प नहीं हो रही तो कोई ना, आप कमेंट कर देना कि मैम हम खुद से फिजिक्स कर लेंगे, हमें आपके हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके बाद में फिजिक्स का लेक्चर पक्का अपलोड नहीं करूँगी, ठीक है। XCM आई के प्लस YCM जे के प्लस ZCM के है ना। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है और RHS का मतलब राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने इस RCM की वैल्यू, RCM निकाला है। तो RCM के लिए मैंने बताया था ना कि ये होता है, तो RCM के लिए अपन ने ये लिख दिया कि XCM आई के प्लस YCM जे के प्लस ZCM के राइट। और इधर लिख दिया हमने, अब देखो R1 की वैल्यू बता रखी थी आपको और R2 की वैल्यू भी बता रखी थी, तो M1 इंटू R1 की जगह R1 की वैल्यू लिख दी और M2 इंटू R2 की जगह R2 की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब इसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड बहुत सारा बड़ा हो जाता है, तो ये जो है XCM वाला, इसको मैंने ओनली LHS करके लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी ये M1 X1 आई के प्लस M1 Y1 जे के प्लस M1 Z1 के प्लस M2 X2 आई के। तो ये क्या किया है बेसिकली, ये जो बाहर M2 और M1 है इनको अपन ने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। इतनी सी मैथ तो आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं आए तो कोई ना मेरे से वापस से पूछ लो करो, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखो आई के पे M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस जे के पे M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस के पे M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन M1 प्लस M2। अब जब इनको और इनको मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो M1 इसमें से अपन ने आई केप कॉमन ले लिया, इसमें से अपन ने जे केप कॉमन ले लिया, ठीक है। एक सेकेंड, चल क्यों नहीं रहा, जेड केप कॉमन ले लिया और इधर से अपन लोग के केप, कहने का मतलब जिनके पास भी के है ना उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया, है ना। तो बता देती हूँ के किन के साथ था, तो M1 Z1 के साथ में था और M2 Z2 के साथ में था, राइट। तो के केप कॉमन लेने के बाद में क्या बचता है, M1 Z1 प्लस M2 Z2 बचता है। वैसे ही जे केप किसके साथ में था, M1 Y1 के साथ में था और M2 Y2 के साथ था। जे केप ले लिया कॉमन तो क्या बचा, M1 Y1 प्लस M2 Y2। ऐसे ही आई केप ले लिया बाहर तो क्या बचा, M1 X1 प्लस M2 X2, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2। अब देखो XCM प्लस YCM जे के प्लस ZCM के बराबर
आई m1 प्लस m2 जे के m1 जो अपन ये निकाला है ना, उसी के साथ में जो अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में था उसको भी खोल के लिख दिया आप, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। तो अब अपन ने यहाँ पे एक्सीएम बराबर क्या देखा कि एक्सीएम बराबर हो गया m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि ये m1 प्लस m2 जो है वो तो सभी के नीचे है, देख लो, ठीक है। तो एक्सीएम बराबर हमने निकाल लिया m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और अपन ने ऐसे ही YCM के लिए निकाला है m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही ZCM की बात करें तो हो जाएगा m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो ये अपन ने अभी पता करा है कि XCM क्या है, YCM क्या है और ZCM क्या है, बट आपको इतनी माथापच्ची करने की कोई भी नीड नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखो x अक्ष पर निर्देशांक यह बताते हैं कि द्रव्यमान केंद्र x अक्ष से y अक्ष से तथा z अक्ष से कितनी दूरी पर है। मतलब जैसे यहाँ पे कोई पिंड रखा हुआ है, तो ये है जो पिंड है, मतलब जिसका द्रव्यमान बताना है आपको, या द्रव्यमान केंद्र मान लो, चलो द्रव्यमान केंद्र ही मान लेते हैं वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। और ट्राई तो मेरी यही रहती है कि आप कंफ्यूज ना हो, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये m1 है, ये m2 है, तो इसके बीच में मैंने आपको बताया था यहाँ के द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। तो ये द्रव्यमान केंद्र x एक्स से कितनी, मतलब y एक्स से कितनी दूरी पर है, x एक्स से कितनी दूरी पर है, और आपको पता है z तो इधर हवा में होता है ना। फील कर लो ये आपकी तरफ आ रहा है ये z अक्ष, क्योंकि आपको पता है ये तीनों z x और y कितने पे होते हैं, तो 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये है, ये जो द्रव्यमान केंद्र है ना, ये x एक्स से कितनी दूरी पर है, y एक्स से कितनी दूरी पर है और z एक्स से कितनी दूरी पर है, यही बताते हैं कौन, निर्देशांक। तो निर्देशांक बेसिकली क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये स्थिति बताते हैं, है ना। उसके बाद में देखो आरसीएम के परिमाण का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। किसी भी सदिश राशि का जब परिमाण निकालना होता है ना, तो क्या करते हैं, जो एक्स वाई जेड होता है ना, उसके वर्ग लेके उसका रूट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने आरसीएम का निकालना है, तो XCM² प्लस YCM² प्लस ZCM। यहाँ पे आपको ये तो पता ही होगा CM क्या डिनोट करा है, ये सेंटर ऑफ मास को। अब देखो आपको ये वाला फॉर्मूला तो याद है ना, मैंने कल या परसों के लेक्चर में भी आपको याद करने के लिए बोला था कि RCM बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 अपन m1 प्लस m2 होता है। तो XCM में क्या करना है आपको, जहाँ पर भी ये r1 दे रखा है ना, उसकी जगह आप x1 लिख देना, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा XCM का। अगर आपको YCM का पूछा है तो आप यहाँ पे r1 और r2 की जगह क्या करोगे, y कर दोगे, तो देखो वाई वाला फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही आपको अगर ZCM का निकालना होगा तो आप क्या करना, m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2 है ना, तो यहाँ पे जो r1 है उसकी जगह z1 लिख देना, जो r2 है वो उसकी जगह z2 लिख देना। तो अभी तक जितना भी समझाया मैंने आपको, आप वहाँ तक ऐसे भी पहुँच सकते हो शॉर्टकट से। बट क्या है ना कि आप अगर बहुत सारा पढ़ोगे तब जाके थोड़ी सारी चीज़ें आपके माइंड में मेंटेन रह पाती है, राइट। तो इस वजह से ज़रूरी है लॉन्ग मेथड भी और शॉर्ट मेथड भी। अब देखो यहाँ पर ए सदिश है कोई, है ना, यहाँ पे ये ए सदिश है, इस ए सदिश का थीटा कोण पर है। ये देखो यहाँ से कितना कोण पे है, ये वाला कोण की बात होती है, तो ये थीटा कोण दे रखा है आपको ए सदिश है थीटा कोण पर। तो आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत तो ट्रिग्नोमेट्री आती होगी ना, त्रिकोणमिति। देखो आपका हाफ आवर कंप्लीट होने वाला है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ओनली आपको आधे आधे घंटे के ही फिजिक्स के लेक्चर मिलेंगे। तो मैं आपको ये डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी, टेंशन ना लो, जब बोला है कंप्लीट करवा दूंगी मतलब करवा दूंगी, राइट। पता है करवाने का तो बहुत कुछ सोचा था, राइट, पर आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मेरे को कि मैं ओनली अब केमिस्ट्री और बायो के जो जो इम्पोर्टेंट होंगे वो टॉपिक मतलब एज ए वीडियो जैसे 1 घंटे की आधे घंटे की बनाती, या फिर उनके ओनली MCQs ही करवा पाऊँगी, क्योंकि बिना रेस्पॉन्स के बिना ऐसे अच्छा नहीं लगता अकेले अकेले काम करना, ठीक है। बाकी अगर आप लोग बोलोगे कमेंट करोगे उन वीडियो के नीचे तो पक्का आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट की जाएगी। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मैंने दृढ़ पिंड गति की शुरू कर दिया और ये 3rd लेक्चर है, तो मैं नहीं चाहती बीच में इस फिजिक्स को ब्रेक करूँ। इसी वजह से जब तक ये कंप्लीट होता है टॉपिक
तब तक अगर अच्छा रेस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है आप लोगों की तरफ से कि हाँ आपकी फ़िज़िक्स में यहाँ से थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है, तो फिर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करके मैं आपको फ़िज़िक्स के और टॉपिक भी करवा दूँगी। बट अगर नहीं आता है तो फिर ये अपना टॉपिक लास्ट होगा, बट मैं इसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहती, ठीक है। तो इसको मैं कंप्लीट ज़रूर करवा दूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।